आज की तारीख में हर व्यक्ति एक उम्र के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम से घिरा जाता है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल लाइफस्टाइल जो अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं उनमें वर्कलोड, स्ट्रेस, एंजाइटी की मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। 68 to 70 एज के पेशेंट्स भी हैं जिनको हम शॉक वेव थेरेपी देते हैं और वो महीने में आराम से 1-2 बार मतलब प्रॉपर सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। फीमेल में क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है और जनरली क्या इनका भी संबंध एज से है? और तीसरा, पुराने रिलेशनशिप के बारे में आफ्टर वेडिंग हस्बैंड को पता ना लगे। एक तो साइज को लेके बहुत क्वेश्चन है। एक ह्यूमन बीइंग अगर वो वयस्क है, 18 साल से ऊपर है, तो उसके पिनाइल का क्या एक साइज होना चाहिए जिससे उसको ये पता चले कि हाँ ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। और आज फिर हम शारीरिक मुद्दों के ऊपर, कुछ बीमारियों के ऊपर फिर एक चर्चा लेके आए हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है दरअसल उन बीमारियों के बारे में है जिसके बारे में आप बात करते समय शायद अपनी बीवी से भी कतराते होंगे। जी हाँ, आज का हमारा पॉडकास्ट है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि वो बीमारियां जिनको आप अक्सर छुपाते होंगे या जिनके कारण आप शर्मिंदगी महसूस करते होंगे या नपुंसकता का भी फील आपको आता होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को बताते भी हैं या हास्य पात्र न बन जाए, इसके डर से इस चीज को छुपाते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीलेश दहेरिया, जो इंदौर के मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कई सारे लोगों की सेक्स संबंधी तमाम प्रॉब्लमों को सॉल्व करा है। ये एडवांस ट्रीटमेंट के थ्रू हर पेशेंट को कम से कम दर्द और कम से कम समय में इफेक्टिव रिजल्ट इन्होंने अभी तक दिया है। तो एक बार स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलेश दहेरिया सर। नमस्कार सर। नमस्ते। इस पॉडकास्ट में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है, अगर हम पुरुषों की बात करें तो आज की तारीख में हर व्यक्ति एक उम्र के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम से घिरा जाता है, चाहे वो बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा व्यक्ति हो, IT पर्सन वाला व्यक्ति हो। ऐसा आजकल क्यों देखने में आ रहा है? देखिए, मेन सेक्सुअल डिस्फंक्शंस मेनली सबसे कॉमन इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस बोलते हैं, जो कि बेसिकली हम इसे अगर देखे जाए एज के हिसाब से तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको। अर्ली एज मीन्स 15 to 25, इसके बाद मिडिल एज 25 से 50 एज और ओल्ड एज अबव 50। तीनों कैटेगरी के पेशेंट्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है लाइफस्टाइल जो अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं उनमें वर्कलोड, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये मेन 3 कारण होते हैं। इसके कारण वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के, जैसे लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सेक्स। इसके अलावा कुछ मिथ जो कि आजकल सोशल मीडिया में और जो क्वैक जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा गलत उनको सलाह देना, ये सब चीज़ों के कारण अर्ली स्टेज में सेक्सुअल फंक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। और इस एज में लोगों को ये पता नहीं होता कि हमको करना क्या है। जब वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का जो सोशल मीडिया में और इस हिसाब से जो कंपैरिजन करके परफॉर्म करने जाते हैं, बट हो नहीं पाता।
तो उसके कारण वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब एंड डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाता तो वो ग्रेजुअली सेक्सुअल परफॉर्म कर ही नहीं पाते। और फिर वो भागते हैं, मुंह छुपाते हैं। हाँ, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर ये प्रॉपर जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास अगर ये चले जाते हैं और प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट उनके विषय में सारी बातें समझ सकता है कि इनको बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप क्यों हुआ है, तो उस बेसिस में अगर ट्रीटमेंट होता है तो इनको 100% रिलीफ मिल जाता है। तो ये अर्ली स्टेज में मेनली ट्रीटमेंट जो होता है काउंसलिंग, सेक्सुअल काउंसलिंग्स और उनके दिमाग में जो गलत चीज़ें बैठी हुई हैं उसको निकालना मेनली ये काउंसलिंग का मेन वर्क होता है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स भी होता है। अच्छा, एक चीज, किस तरीके की गलत चीजें इन बच्चों के दिमाग, क्योंकि ये युवा ही हैं ज्यादा, तो किस तरीके की गलत चीजें, लाइक साइज को लेकर? हाँ, मतलब एक्चुअली ये क्या रहता है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस में रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशंस होता है सेक्स के बारे में कि सेक्स कैसे करते हैं। कुछ लोग ये कंपैरिजन चलता है, कुछ लोग अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लेके गलत स्टोरी बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बातों से उनके दिमाग में एक थिंक बैठ जाती है कि हम अगर सेक्सुअल परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से होगा, और उस तरीके से नहीं होता है तो फिर सोचते हैं कि उनको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो वो अपने आप को एक डिसीज पेशेंट मान लेते हैं कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और इस तरीके से वो ओवरकम बढ़ते जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सोशल मीडिया में जिस तरीके की रील्स, पिक्चर्स और ये सब दिखाई जाती है, नॉलेज दिखाया जाता है, तो वो इनकम्प्लीट होता है और पेशेंट्स उससे कंपैरिजन अपने आप को करता है कि ऐसा होगा, और वैसा नहीं हो पाता तो वो अपने आप को डिसीज मान लेता है। ये तो अर्ली स्टेज की बात हुई। मिडिल एज में बेसिकली डिसीज लाइक डायबिटिक, हाइपरटेंशन, इसमें भी स्ट्रेस, वर्कलोड, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसीज ये स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिडिल एज के भी पेशेंट्स बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास आजकल आने लगे हैं। इनका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो जनरली कुछ लोगों को ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है इस एज में, नहीं तो बेसिकली फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है। इसमें मेनली ब्लड फ्लो कम हो जाता है ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसीज, वेसल्स की कंडीशन थोड़ी सी टफ्स हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये कंटिन्यू सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिकेशंस, इसके अलावा हमारे पास मिडिल एज के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी जनरली एक साउंड वेव होती है, टारगेटेड साउंड वेव, जो कि जो पेनाइल टिश्यू होते हैं उस पर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे टिश्यू रीजनरेशन होता है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होता है और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रीगेन करता है पेशेंट्स। शॉक वेव थेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जो अदर जगह पे या फिर क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट लोग जो शॉक वेव थेरेपी वगैरह आजकल दे रहे हैं, वो एक्चुअली जो चाइनीज और ये सब होती हैं वो नॉट रिकमेंडेड और गुड शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी जो पीजो वेब 2 हम जो यूज करते हैं वो उस पर फिक्स है कि आपको इतना शॉक वेव देना है, मतलब 5000, 10,000। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किसी पेशेंट का एज क्या है, उनको डायबिटिक है, लिपिड प्रोफाइल उसका कैसा है, इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक डिसीज है, ये सब उस पर मेंशन करके
एक हमने सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स बनाया है जो सब कुछ मेंशन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शॉक वेव काउंट करके हमको बता देता है कि इस पेशेंट को कितना शॉक वेव देना है और वो कितने सेशंस में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस बेस शॉक वेव थेरेपी दी जाती है जिससे 100% रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास 68 to 70 एज के पेशेंट्स भी हैं जिनको हम शॉक वेव थेरेपी देते हैं और वो महीने में आराम से 1-2 बार मतलब प्रॉपर सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। 70 to 80 की एज वाले? नहीं, 68 to 70। 68 to 70, क्या बात है, कितना जहाँ चाहे वहाँ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सर आज की तारीख में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अब जैसे अभी आपने बताया कि मेटाबॉलिक डिसीज, राइट, तो ओबिसिटी, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अब आपको पता जिन लोगों को इनकी आदत होती है, हालांकि उसकी आदत छूटेगी तो है नहीं, अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, अब ये नहीं कर पा रहे हैं कम, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है? देखिए, अगर आपको रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना है और अपनी बॉडी को फिट रखना है तो आपको स्मोकिंग, ड्रिंक, ओबेसिटी इस पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम रेगुलरली उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप थोड़ा वेट रिड्यूस करिए, और वेट रिड्यूस के सारे ऑप्शन उनके पास हम प्रोवाइड करते हैं कि नॉन इन्वेजिव वो जिस तरीके कर सकते। अगर मान लो वो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसके लिए मेडिसिन्स और इंजेक्शन वगैरह भी आजकल मंजारो वगैरह अवेलेबल है, तो उस हिसाब से उनका प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि वो बिना एक्सरसाइज करे, बिना डाइट कम करे ही अपना वेट रिड्यूस कर लें। जैसा वो चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली वेट कम किया जा सकता है। स्मोकिंग और ड्रिंक को थोड़ा सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे बंद ना करें। और इस कंडीशन में ऐसा है कि अगर वो रेगुलरली ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहे हैं तो साथ में हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे इफेक्ट्स तो आएगा लेकिन वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके। क्योंकि वो ऑक्सीडेंट डेवलप कर रहे हैं और हम एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। हमने ये भी पता किया है कि सर आप पहले कैंसर पेशेंट भी ट्रीट करते थे और अब आप सेक्सुअल डिसीज में भी डील कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा चेंजेस, या आपने ऐसा क्या देखा इतने साल के प्रैक्टिस में जो आपने फिर कैंसर जैसे ऑप्शन को, हालांकि ड्रॉप नहीं किया, मैं ही मानता हूँ कि आज भी आप ट्रीट करते हैं, बट पहले की तुलना में अब सेक्सुअल प्रॉब्लम में ज्यादा डील कर रहे हैं? एक्चुअली मैं पहले जनरल सर्जन था, मेरा इंटरेस्ट पहले ऑन्को सर्जरी में था और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में वर्क किया है और कुछ मंथ के लिए टाटा मेमोरियल भी गया। लेकिन 1-2 साल 3 साल वर्क करने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे अगर कैंसर पेशेंट्स की सर्जरी करना है तो उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि जिस टाइप के पेशेंट्स आते हैं कैंसर के पेशेंट्स, वो बहुत ही एडवांस स्टेज में ही आते हैं और एडवांस स्टेज में सर्जरी जो होती है उसके लिए वेल एक्सपर्टीज ज़रूरी है। तो MCH ऑन्को सर्जरी करना मेरा वो था, लेकिन फिर मैंने इसको ड्रॉप किया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ लाइफस्टाइल डिसीज़ में, कि जो आगे चल के अपना लाइफस्टाइल के कारण नई नई डिसीज़ के से ग्रसित हो जाते हैं उनको पहले ही ब्रेक किया जाए। तो उसमें मैंने सबसे मेन फर्स्ट प्रोक्टोलॉजी सेलेक्ट किया, जिसको पाइस फिशर फिस्चुला प्लूरसाइटिस, सेकंड ओबेसिटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बॉडी शेपिंग्स, और थर्ड मेल फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस। ये सभी डिसीज लाइफस्टाइल बेस्ड हैं और इन पे अगर लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करें, उनका मेटाबॉलिक डिसीज को करेक्ट करें, तो उनका आगे का फ्यूचर जो लाइफ है वो बहुत ही बेटर रहता है।
अब हम आगे चलते हैं। जैसे भी आपने हमको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बताया, हम बात करते हैं फीमेल। फीमेल में क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है और जनरली क्या इनका भी संबंध एज से है? और तीसरा, मेल की तुलना में तो स्मोकिंग और लिकर और ओबेसिटी मानता हूँ ज्यादा मिलेगी, लेकिन स्मोकिंग और लिकर का तो कंजम्पशन फीमेल में कम ही मिलेगा। उसके बाद भी सेक्सुअल डिसीज हो रही है। हाँ, फीमेल में भी बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं और इसका मेन कारण उनका हार्मोनल चेंजेस होता है, क्योंकि जो फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस मंथली चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण मूड स्विंग वगैरह होना। इसके अलावा मेनली लॉस ऑफ लिबिडो, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है फीमेल में, जो कि अपने मेल पार्टनर को दिखाई देने लगता है कि जिसका लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो गया है, जनरली 1 प्रेगनेंसी, 2nd प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो पेल्विक फ्लोर वीकनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीमेल्स में। और इसके अलावा वेजाइनिज्मस सुना होगा आपने, जो कि पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये तो इतना बड़ा है कि इसमें कारण है कि कई जो पेशेंट्स हैं वो शादी के बाद 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं पर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड मैरिज, मैरिज विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी। हमारे पास लास्ट अभी एक पेशेंट आया था जो कि 18 ईयर हो गए थे शादी के, लेकिन एक बार भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। उसका रीजन था, दोनों को प्रॉब्लम थी। जो वो फीमेल था उनको वेजाइनिज्मस था और मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बेसिकली परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये दोनों डिसीज था। तो कभी फीमेल साइड से प्रॉब्लम, कभी मेल साइड से प्रॉब्लम, ऐसा करते करते वो 18 ईयर हो गए कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो बेसिकली हमारे यहाँ इंटीमेट क्लिनिक में दोनों मेल और फीमेल को प्रॉपर डायग्नोसिस की बेसिस में काउंसलिंग प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, जिसमें फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस में सारे लेजर्स, वेजाइनल टाइटनिंग, वेजाइनिज्मस का कंप्लीट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सर, अब एक क्वेश्चन आपसे ये कि जनरली कम एज में गर्ल्स कुछ रॉन्ग स्टेप्स उठा लेती हैं फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर, और फिर वो उनका रिलेशन आगे चल नहीं पाता है। अब उनको उनकी शादी का टाइम आ रहा है। अब आप भी समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चंस उस फीमेल के माइंड में आता है कि कोई चीज पहले जैसी अगर हो जाती, या पुराने रिलेशनशिप के बारे में आफ्टर वेडिंग हस्बैंड को पता ना लगे। हालांकि मैं अपने पॉडकास्ट में खुले शब्दों में वो चीज बयान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सुनने वाले दर्शकों से निवेदन है कि आप मेरा प्रश्न जरूर समझ रहे होंगे। अब इस महिला के लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, जो यंग गर्ल होती हैं और जिनका शादी का एज होता है 25 से 30 के बीच में, उसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग्स रहती हैं। तो जनरली वेजाइनल लूजनेस नहीं होता, बट एक साइकोलॉजिकल जो माइंड में रहता है कि फीमेल ने पहले सेक्सुअल एक्टिविटी किया है तो उसको ऐसा फीलिंग्स होता है। तो उसके लिए नॉन इन्वेजिव वेजाइनल टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स बहुत ही बेटर ऑप्शन रहता है। इसमें किसी प्रकार की काटा पेटी या किसी प्रकार की सूचरिंग ये वो नहीं किया जाता। केवल लेजर द्वारा जो मसल्स और म्यूकोजा है उसको टाइट कर दिया जाता है, जिसके कारण जब वो आगे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो उसको फीलिंग ऑफ टाइटनेस बहुत अच्छा फील होता है। इसके अलावा जो आरएफ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हमारे पास, जिसके द्वारा वेजाइना के आसपास का पूरा रिनोवेशन किया जाता है, रिजुविनेशन पूरा, जिससे उनको फीलिंग होता है कि न्यू वेजाइना, कंसेप्ट ऑफ न्यू वेजाइना हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें उसके जैसा वो थिंक चाहती है कि वर्जिन फीलिंग्स हो। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का हिमेनोप्लास्टी करते हैं हम। हिमेनोप्लास्टी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हिमेनोप्लास्टी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है
जो कि ओनली कॉस्मेटिक सूचरिंग की जाती है और जो रप्चर्ड हीमन को रिपेयर कर दिया जाता है। उसके बाद सूचरिंग एब्जॉर्ब के बाद कोई फील नहीं कर सकता कि इसके सूचरिंग हीमोप्लास्टी हुआ है। जब वो फर्स्ट सेक्सुअल नाइट में जाती है तो मेल को भी ये फीलिंग आता है कि इसका सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुआ है और फीमेल में भी कॉन्फिडेंट रहता है। यस, तो हीमोप्लास्टी ट्रीटमेंट हमारे पास कॉस्मेटिक अवेलेबल है और इसका जो मेनली डिसेक्शंस हम लेजर से करते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है और स्कारिंग नहीं आती उसमें। तो एक बहुत ही कॉस्मेटिक हीमोप्लास्टी हमारे यहाँ की जाती है। ओके, वाह। अब हम वापस से एक कॉमन क्वेश्चन चलता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जिम करते हैं, बढ़िया बॉडी शॉडी मस्त डोले शोले बनाते हैं, और अब उनमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम का परसेंटेज एकदम से बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात। तो ऐसा क्यों? जो व्यक्ति अपना दिन भर पूरा बॉडी का सब कुछ वो नाप तोल के खाता है, कसरत कर रहा है, प्रॉपर जिम जाके अपनी फिजिक बना रहा है, अब ना तो वो स्मोकिंग कर रहा है, ना ड्रिंक कर रहा है, और ना ही उसको ओबेसिटी है, फिर इसको ये प्रॉब्लम। एक्चुअली जो रेगुलरली जिम करते हैं पेशेंट्स, उनमें उनका मेन टारगेट पूरा बॉडी फिट करने का होता है, जैसे डंबल्स, वेट लिफ्टिंग्स और एब्डोमेन, चेस्ट, सिक्स पैक्स। तो इसके लिए उनको मेनली हाई प्रोटीन डाइट्स लेना रहता है और हाई प्रोटीन डाइट्स में वो कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स बेसिकली होता है। एक तो मेन रीज़न वो होता है जिसके कारण सेक्सुअल हार्मोन्स डिस्टरबेंस होता है, जिसमें बेसिकली टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। तो ये एक बेसिक रीज़न होता है जिसके कारण उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होती है। दूसरा, जो पेल्विक फ्लोर है, हैवी वेट लिफ्टिंग्स और ये सब के कारण पेल्विक फ्लोर वीकनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो पेनाइल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। इसलिए रेगुलर जिम वाले पेशेंट्स रहते हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको सपोर्टर्स पहनना है और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के साथ में आपको रेगुलरली पेल्विक फ्लोर कीगल एक्सरसाइज भी करना है। तो जो पेशेंट्स बॉडी के साथ में कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्टैंडिंग मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ईडी की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं। जो कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हमारे दर्शकों के मन में जो भ्रम होता है उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो साइज को लेके बहुत क्वेश्चन है। एक ह्यूमन बीइंग अगर वो वयस्क है, 18 साल से ऊपर है, तो उसके पिनाइल का क्या एक साइज होना चाहिए जिससे उसको ये पता चले कि हाँ ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, और वो किसी तरीके के अंधविश्वास में फंस कर कोई सी भी गोली वोली खाना ना चालू करे? देखिए, साइज का सेक्सुअल फंक्शन से बिल्कुल भी रिलेशंस नहीं है। जो कंजेनाइटल डिसीज होती माइक्रोपेनिस, जिसका जो साइज बहुत ही स्मॉल होता है, 1 इंच 2 इंच, वो, और इरेक्शन में भी उसका साइज जनरली ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, वो बेसिकली डिसीज होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है माइक्रोपेनिस। उसके अलावा जो एवरेज साइज है तो उस बहुत वेरी करता है, फ्रॉम 5 इंच टू 14 इंच, बट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो मेनली फीमेल को और मेल को जो प्लेजर आता है वो फीमेल का जी स्पॉट के कारण होता है, जो कि 1.5 to 2 सेंटीमीटर डीप अपर एंड पे होता है ना। तो आप समझ सकते हैं 2 सेंटीमीटर के बाद ही फीमेल और मेल प्लेजर ले सकते हैं। तो
साइज डजंट मैटर। तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है साइज को लेके। बट नहीं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर फीमेल्स में भी है। आज की तारीख में आपको पता है कि आज की तारीख में मेल फीमेल दोनों ही ब्लू फिल्म वॉच करते हैं। अभी अगर फीमेल ये देखेगी कि बड़ा है तो बेहतर है, तो उसके कंफ्यूजन के चक्कर में वो अपनी मेरिटल लाइफ को तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसलिए मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मेल भी संतुष्ट रहे कि अगर ये साइज XYZ 5 इंच के ऊपर जो आपने बताया वो साइज है तो हम नॉर्मल कैटेगरी में आ रहे हैं, और फीमेल को भी कभी डाउट नहीं आया कि उसके हस्बैंड एबनॉर्मल कैटेगरी में है। लेकिन इस टाइप के पेशेंट्स में अगर इस टाइप का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए थिकनेस इम्पॉर्टेंट है ना। तो थिकनेस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे बायोफिलर है ना, HF पेनाइल फिलर आता है और फेड ग्राफ्टिंग आती है। इससे थिकनेस बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, और थिकनेस बढ़ने के साथ साथ अगर हम प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है और इरेक्शन कंप्लीट होता है तो ही फील कि साइज और मोटाई दोनों ही इंक्रीज हुई है। तो ये ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ओके, अब एक कपल का एक नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए सेक्स करने का, क्योंकि उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। हाँ देखिए, सेक्सुअल टाइम को लेके तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो भी बीमारी, वो समझते कि हम बीमार हैं, कम समय लग रहा है तो भी लोग बोलते हैं कि हम बीमार हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम एक ये कंफ्यूजन भी लोगों का दूर करना चाहते हैं। देखिए, जो डिसीज प्री मैच्योर इजुकेशंस है और अर्ली इजुकेशन भी बोलते हैं, इसका मेनली 2 रीजन होता है। एक तो पेल्विक फ्लोर वीकनेस और दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी। और इसको डिफाइन किया गया है कि लेस देन 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स मीन्स प्री मैच्योर इजुकेशंस, and about 2 minutes depend on patient conditions, उसकी फिजिकल और परफॉर्मेंस और उसका जो हेल्दी कंडीशंस, एज, इसके अकॉर्डिंगली धीरे टाइमिंग डिफरेंट होता है। लेकिन जनरली 5 to 7 मिनट्स एवरेज नॉर्मल माना जाता है। अबाउट 2 मिनट्स भी नॉर्मल ही माना जाता है। 2 मिनट से अगर कम है तो दिस इज प्री मैच्योर इजुकेशन, उसका ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स होता है। और अब हमारे टाइम को जो और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको थोड़ा सा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, डाइट और अदर चीजें, मेटाबॉलिक डिसीज, ये सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी? तो प्रैक्टिस तो खैर ये ऐसा टॉपिक है हिंदुस्तान में, लव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ थ्योरी की क्लासेस होती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने आज के युवाओं में बहुत उत्सुकता देखी है इस टॉपिक पर, सेक्सुअल टॉपिक पर। बच्चों को नहीं पता है। अब अलग अलग मूवी देखते हैं, वहां पे भी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन, वो आज की तारीख पे नहीं है। और उसके चलते बच्चे फर्स्ट नाइट से ही पता नहीं क्या क्या मेडिसिन, वाइग्रा और ये पता नहीं क्या क्या लेना चालू कर देते हैं। इस यूथ के लिए आपका मैसेज क्या है सर? देखिए, जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभी इंडिया में इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि ये भी हमारा एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। अब जो सेक्सुअल एजुकेशन के अभाव में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिथ फैलते हैं और कुछ लोगों की लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब ही हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है 15 के बाद, तो जब उनके हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो
अब उनको ये पता नहीं रहता कि हमें क्या करना क्या है, और अगर उनको कोई फीमेल पार्टनर मिलता भी है तो वो कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नॉलेज नहीं होता। अब वो उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? या तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, किताबें, यही सब, या मूवीज, वेबसाइट्स, इसी सब से वो जो नॉलेज लेते हैं उसी के बेसिस में एक थिंक बन जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं कि उनका मेन प्रॉब्लम्स ये होता है कि कुछ कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और नाइट फॉल हो रहा है, तो वो इसको डिसीज़ समझ बैठते हैं, जबकि ये डिसीज़ नहीं है। एक्चुअली जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो उसके कारण सीमेन जो बन रहा है, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मीन्स कुछ लोग तो हैंड प्रैक्टिस जो बोलते हैं वो रेगुलरली करते हैं, तो हैंड प्रैक्टिस रेगुलरली करना भी नॉर्मल है, लेकिन मतलब अत्यधिक मात्रा में करने में प्रॉब्लम है। लेकिन वीक में 1 बार 2 बार, डिपेंड अर्ज टू सेक्सुअल एक्टिविटी, जब उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज हो रहा है तो वो करना नॉर्मल माना जाता है। अगर वो नहीं करते हैं, अगर किसी ने उनको बोल दिया कि भाई मैस्टरबेट करोगे और ये करोगे तो आगे चल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होगी, ये मिथ को लेके वो नहीं करते हैं, तो उसके कारण जो सीमेन का ओवरफ्लो होता है वो नाइट फॉल के रूप में निकलता है। तो दिस इज़ नॉर्मल। बट ये कुछ समय बाद इसके कुछ पैथोलॉजिकल रीजन भी होते हैं कि सीमेन इन्फेक्शंस होना और क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाना, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, ये सब चीज़ें होती हैं, वो ट्रीटेबल डिसीज़ हैं। बट नॉर्मली भी जो उनका जो मेन सिम्टम्स हैं, चिपचिपा पानी आना, दिस इज़ नॉर्मल ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड मैस्टरबेशन। ओके, तो आपने एक बात और सही बोली, ये भी मेरे को सही लगा कि जब तक शादी नहीं होती तब तक हिंदुस्तान के अंदर तो सेक्सुअल रिलेशनशिप गलती मानी जाती है, और वो लॉजिकली सही भी है। तो उस कंडीशन में ये है कि वो अपने हाथ से काम चलाए, क्योंकि इस तरीके की चीजें फिर होगी तो घर वाले ही परेशान होंगे, फिर डॉक्टरों के चक्कर भी लगेंगे, या फिर बच्चा नहीं बताता है और नॉलेज के अभाव में फिर वो कोई सी मेडिसिन चुपचाप लेगा, तो अननेसेसरी वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं खराब है। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कई बार फीमेल पार्टनर्स का सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ रुझान थोड़े टाइम बाद कम होते जाता है, धीरे धीरे उनकी जो इच्छा है सेक्स करने की वो मरती जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, मैंने बताया ना, उसमें सबसे मेन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज इंक्रीज होती है और प्रेगनेंसी हो जाता है, तो मेनली उनका जो हार्मोनल साइकिल्स हैं वो धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं, तो इस कारण उनको लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप होता है। लेकिन ये ट्रीटेबल है अगर इसमें प्रॉपर सेक्सुअल कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, तो वो उनका पूरा हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। मेनली एस्ट्रोजन्स लेवल डाउन होना चालू हो जाता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, साथ में कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि फिर से पेशेंट को रीगेन सेक्सुअल एक्टिविटी में ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।